जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए साइंस के मॉडल पेपर सेट 1 के प्रश्नों को देखेंगे। और सेट 1 जिसमें सबसे पहले सेक्शन ए को देखेंगे। साइंस का पेपर भी जो सेकेंड टर्म का होगा वो 3 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्लियर। और इसमें क्या होगा, सेक्शन ए में 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, सेक्शन बी में 3 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे और सेक्शन सी में 5 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे। जिस तरह मैथ्स का हम बताए थे, मैथ्स के वीडियोस हम सेट 1 और सेट 2 का बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप देख लीजिएगा। क्लियर। तो उसी तरह जैसे मैथ्स का था उसी तरह साइंस का भी 3 सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। और इसमें प्रश्न का संख्या कितना होगा, सेक्शन ए में 7 प्रश्न होगा और बी में भी 7 होगा और सी में 5 होगा। ठीक। लेकिन बनाना आंसर क्या सबका देना है? नहीं, आंसर मात्र 7 प्रश्न में 5 प्रश्न का केवल देना है। 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का आंसर देना है सिर्फ। और सेक्शन सी में 5 प्रश्नों में से सिर्फ 3 प्रश्नों का आंसर देना है। यानी टर्म 2 के लिए सिर्फ 13 क्वेश्चन आपको बनाना है। काफी ईजी है और समय मिलेगा आपको 1.5 घंटे का। क्लियर। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए के प्रश्नों को जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है उनका आंसर मात्र 1 वाक्य में देना है आपको। और उसके बाद सेक्शन सी के प्रश्नों को आप 50 शब्द अधिकतम, मतलब 50 शब्दों में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम चलेगा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद सेक्शन सी में 100 शब्दों से ज़्यादा नहीं, 100 से कम शब्दों में जवाब देना है। क्लियर। तो इस तरह से सेकेंड टर्म का जो फॉर्मेट था वो आप देख लिए। अब आगे देखिए, सेक्शन ए के प्रश्नों को सबसे पहले हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? तो कूलॉम होता है। क्या चीज? कूलॉम। ठीक, जिसको सी से आप लिख सकते हैं। तो आप एग्जाम में लिखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्लियर। वाक्य में लिखिएगा। तथा एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। ठीक। तो आप उसे वाक्य में लिखिएगा। ठीक। अब आगे चलते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या बोलता है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किस भौतिक राशि को मापने में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किस में करते हैं? एक ए मीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, ए मीटर एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है? धारा का। तो धारा उससे मापाता है। ठीक। और वोल्ट मीटर, वोल्ट, तो ये किसका ऐसा मात्रक है? विभवांतर का। तो इससे क्या मापाता है? विभवांतर। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा आराम से। और आपको लिखना है वाक्य में कि वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है। क्लियर। और आगे बोला है क्या चीज कि इसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो इसको विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में, और ए मीटर जो धारा को मापता है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक। तो वोल्ट मीटर को क्या में जोड़ते हैं? तो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप उसे वाक्य में लिखिएगा कि इसे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, एक धातु के नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव मतलब लिक्विड, पानी जैसा, कौन सा धातु होता है? तो पारा। याद रखिएगा, पारा। धातु में, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन बताइएगा, लेकिन धातु में पारा यानी मरकरी भी हो सकता है, पारा या मरकरी। क्लियर। जो डॉक्टरी थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर में आप देखे होंगे लिक्विड जैसा होता है, वो पारा होता है, मरकरी होता है। क्लियर। इसे आप वाक्य में लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या बोलता है कि एल्काइन का सूत्र लिखें। एल्काइन का सूत्र देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यहाँ पे ध्यान देना है, एल्केन जो होता है, एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, सूत्र आपको CH करके लिखना है। ठीक है, CH। एल्केन में क्या होता है? एल्केन यानी दुगना से 2 ज्यादा, यानी ये अगर n है C तो ये दुगना से 2 ज्यादा। दुगना मतलब 2n, n का दुगना 2n और +2, ये एल्केन का सूत्र है। और एल्केन के बाद आता है एल्कीन। तो एल्कीन में क्या हो जाता है? एल्कीन में हो जाता है दुगना, इस तरह से CnH2n, सिर्फ दुगना। लेकिन एल्काइन में क्या हो जाता है? तो दुगना से 2 कम, यानी ये दुगना है ना, तो दुगना से 2 कम। क्लियर। तो इस तरह से यही वाला आंसर यहाँ लिखिएगा कि एल्काइन का सूत्र क्या होगा? तो C अगर n होगा भाई तो H कितना होगा? तो इसका दुगना यानी 2n से 2 कम। क्लियर।
माइंड में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो 5 क्या बोलता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल जब प्रयोग कर रहा था, ठीक है, वंशानुगत वाला जो प्रयोग कर रहा था, आनुवांशिकता को जानने का प्रयास कर रहा था वो, तो किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, मटर के पौधे को। ठीक, तो आप आंसर लिखिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। बोलता क्या है कि एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण दीजिए। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब क्या होता है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाए, यानी सरल भाषा में अगर बोले तो ऐसे पदार्थ जो सड़ जाए। तो कौन पदार्थ सड़ते हैं, आप कुछ भी एक देने बोला है तो एक उदाहरण आप दे दीजिए। मान चलिए हम लिख देते हैं पत्ते हो गए, या सब्जी के छिलके, या फल हो गए, ये सब चीज़ कैसे हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, क्योंकि वे सड़ जाते हैं। क्लियर। तो आराम से लिखिएगा कि पत्ते जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण हैं। क्लियर। चलिए सेक्शन ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या कहता है कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे अपने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर होते हैं। ऊर्जा मिलता है क्या चीज़ से, भोजन से। तो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, किसकी मदद से बनाते हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाता है इसका, 7 का आंसर यहाँ लिख देते हैं। 7 का आंसर क्या क्या, तो सूर्य का प्रकाश। क्लियर। और उसके बाद और क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल पत्ता में होना चाहिए, पौधा में वो तो हो रहता है खुद उसके पास। और साथ ही साथ जल का जरूरत पड़ता है, पानी उसको चाहिए, और साथ ही साथ CO2 गैस का जरूरत पड़ता है। बस ये सब है, इनके मदद से वो भोजन बनाता है, और उसी से फिर क्या मिलता है, उसको ऊर्जा मिलता है। अब देखते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या कहता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। 1 एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का, यानी 1 एम्पियर क्या है, विद्युत धारा है। तो इसका परिभाषा लिखना है। तो देखिएगा धारा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे। धारा बराबर क्या चीज, आवेश बटा क्या होता है, समय। क्लियर। तो धारा बराबर आवेश बटा समय, और धारा कितना दिया हुआ है, तो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब 1 एम्पियर धारा कब होगा, जब आवेश भी 1 होगा, 1 कूलम, और समय भी होगा 1 सेकेंड, यही ना होगा। तो इसी से आपको परिभाषा लिख देना है। ठीक। तो परिभाषा क्या होगा कि प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर का अर्थ क्या हुआ कि प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है। क्लियर। तो इसी चीज को आपको लिख देना है। तो 8 नंबर में आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1 एम्पियर का अर्थ है कि विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड कितना, 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है। क्लियर। तो इस तरह से ये शुरू वाला ये 1 एम्पियर की परिभाषा हम लोग दे दिए। ठीक। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, अब बोलता है क्या चाहिए, किसी परिपथ में धारा की गणना करें, यानी विद्युत धारा आपको ज्ञात करना है। यदि 500 कूलम आवेश दिया हुआ है और 10 मिनट समय दिया हुआ है। ठीक। 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है, तो आपको धारा ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे लिखना क्या होगा, अब चूंकि क्या क्या दिया हुआ है, अब यहाँ लिख दीजिए दिया है क्या क्या दिया है, तो आवेश 500 कूलम। आवेश को क्या से लिखा जाता है, क्यू से लिखते हैं। ठीक है। आवेश को क्यू से लिखते हैं। तो क्यू कितना दिया हुआ है, तो 500 कूलम दिया हुआ है। और समय आपका समय मतलब टी कितना दिया हुआ है, आपको 10 मिनट दिया हुआ है। 10 मिनट, लेकिन याद रखिएगा समय जो होता है ना वो सेकेंड में लिखना पड़ता है। ठीक। तो इसको सेकेंड में बदलना होगा। 10 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 60 दहे के 600 सेकेंड। क्लियर। तो इस तरह से हो गया। ज्ञात क्या करना है, धारा मतलब आई, उसको आई से लिखा जाता है, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। क्लियर।
तो इस तरह से ये फॉर्मूला कौन सा होता है, अभी जस्ट बताए थे हम, विद्युत धारा वाला फॉर्मूला क्या लिखे थे। तो चूंकि विद्युत धारा बराबर यानी I बराबर आवेश यानी कि Q बटा समय यानी कि T, ठीक है। तो इसी में बैठाइए बराबर देके, Q कितना है 500 और टाइम कितना हुआ आपका 600 सेकेंड, ठीक। तो 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, तो 5/6 आया। इसको काट दीजिए, पूरी तरह से काट दीजिए, बट्टा में मत लिखिए, काट दीजिए। तो 6 एका 6, या इसको साइड में काटते हैं, ठीक है, आगे बराबर करके 5/6 लिख दिए ना। अब इसको बट्टा में आंसर नहीं लिखना है, ठीक, इसको काट दीजिए आप। तो 6 के पहाड़ा में काटिए, 6 एका 6, ऐसो काटिए। तो 6 के पहाड़ा में 5 आएगा, 6 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, तो 0 पॉइंट बैठाइएगा तो ये 5 क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। तो 6 8 48, कितना बचा 2। अब पॉइंट बैठ गया तो यहाँ अपने 1 0 आएगा तो 20 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, फिर बचा 2, फिर पॉइंट है तो 20 बनेगा, फिर 6 त्रिक 18, फिर भी 2 बचेगा, मतलब 3 3 उधर आते जाएगा, इसलिए कटने वाला नहीं है। लगभग इतना ही आंसर हो गया। 0.83 क्या चीज़ धारा निकाले हैं, धारा निकाले हैं तो उसका ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर। तो इतना एम्पियर हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कहता है कि निम्न को स्पष्ट करें। ए नंबर में बोला है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। यानी प्रतिरोध का बात कर रहा है और क्या चीज का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। तो याद रखिएगा कि कोई भी तार है तो उस तार के प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ हम लिख दिए कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, यानी कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा, अगर वो बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर रो मतलब क्या होता है प्रतिरोधकता L/A। यानी यहाँ क्या समझ में आ रहा है, L मतलब क्या हुआ, L मतलब हुआ लंबाई, उस तार की लंबाई, जो भी चालक है तार है उसका लंबाई, और नीचे A जो है वो A क्या है, A का मतलब हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूला से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर लंबाई बढ़ेगा, अगर तार का लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई के साथ अनुक्रमानुपाती है। यानी लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का उसके साथ कैसा संबंध है इसका, तो व्युत्क्रमानुपाती है। यानी एरिया अगर बढ़ेगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा, वो ज़्यादा होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बी नंबर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कोई भी चालक का प्रतिरोध कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, वो किस पर निर्भर करता है। तो हम लोग का तो दो चीज़ यही पता चल गया, एक क्या चीज़ है, एक लंबाई और एक क्या चीज़ क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, बी का आंसर देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं। बी का आंसर लिखेगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये आप अपने से लिख लीजिएगा, केवल यहाँ निम्न लगा देना है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला नंबर में क्या लिखिएगा, एक नंबर में कि चालक की लंबाई। क्लियर। पहला क्या चीज़, चालक की लंबाई अभी बताए थे, और दूसरा नंबर क्या चीज़, तो उस चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर। और तीसरा नंबर में क्या लिखेगा कि उसके पदार्थ की प्रकृति, कि वो चालक जो है वो उसका प्रकृति कैसा है। क्लियर। तो ये 3 कारक आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कहता है कि विद्युत टोस्टरों तथा स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। टोस्टर और इस्त्री का बात किया है। विद्युत टोस्टर यानी जिससे हम लोग बिजली चेक करते हैं, अब विद्युत इस्त्री जिससे हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं, उसके जो तापन अवयव होते हैं उसे हम लोग शुद्ध धातु से ना बना के मिश्र धातु से क्यों बनाते हैं। तो कारण क्या है सो समझिए। शुद्ध धातु का जो प्रतिरोधकता होता है वो कम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता कम होता है, यानी कि अगर शुद्ध धातु का ये सब बनेगा तब तो उसमें करंट बड़ा तेजी से जाएगा, प्रतिरोधकता कम रहेगा तो करंट तेजी से प्रवाहित होगा, और इससे
उस तापन अवयव क्या हो सकता है, जल सकता है, उसका उपचयन हो जाएगा। जबकि मिश्र धातु जो होता है उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, कम होता है शुद्ध धातु से, सॉरी प्रतिरोधकता उसका ज़्यादा होता है शुद्ध धातु से। अब प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा तो उसमें करंट तो ज़्यादा प्रवाहित हो नहीं पाएगा, अच्छा से जाने ही नहीं देगा, प्रतिरोधकता रोकेगा, उसको कंट्रोल कर रोकने का काम करता है, तो जाने ज़्यादा देगा नहीं करंट को। तो इससे क्या होगा कि उसके तापन अवयव जो होंगे वो जलेंगे नहीं, उसका उपचयन नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं किस तरह से, यहाँ लिखेंगे आंसर कैसे कि विद्युत प्रोस्ट्रो तथा स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे लिखिएगा, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है प्रतिरोधकता, जिसके कारण इनका उच्च ताप पर यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी कर देंगे तो उसका उपचयन नहीं हो पाएगा, यानी उसका दहन नहीं हो पाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें, यानी 3 ऐसे अभ्यास लिखें। ऐसा आप क्या कीजिएगा कि जिससे पर्यावरण को हित पहुंचे, यानी पर्यावरण को फायदा पहुंचे। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम है जिसको करके हम पर्यावरण को फायदे पहुंचा सकते हैं, पर्यावरण के हित में होगा। तो जैसे पहला हो गया क्या चीज़ कि हम जो घरेलू ईंधन के रूप में जो कोयला का, लकड़ी का, ये किरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करेंगे, पहला हो गया। और दूसरा हो गया जैसे क्या चीज़ कि कांच, प्लास्टिक जैसे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, यानी जिसका अपघटन नहीं होता है, वो सब पदार्थ का कम उपयोग करेंगे। अगर उपयोग करेंगे भी तो कम उपयोग करेंगे, उसका पुनः उपयोग करेंगे। माने उसी एक ही बोतल को, कांच का अगर बोतल है या प्लास्टिक का बोतल है तो एक ही बोतल को बार बार उपयोग करेंगे, और साथ ही साथ उसका पुनः चक्रण भी करेंगे, यानी रिसाइकल के लिए हम लोग कबाड़ी वाला के पास बेच देंगे तो उसका रिसाइकलिंग हो पाएगा। और आगे ये 2 हो गया। और तीसरा एक और हम लोग लिख सकते हैं कि वाहनों के ईंधन के रूप में जो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसके जगह हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो यही 3 पॉइंट आपको लिख देना है कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित हैं। पहला क्या चीज कि घरेलू ईंधन के रूप में कोयला के स्थान पर एलपीजी का प्रयोग करना। दूसरा क्या है कि प्लास्टिक या कांच जैसे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का कम उपयोग करना और उसका पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण करना। क्लियर। और अगला तीसरा पॉइंट हम लिख दिए क्या चीज कि वाहनों के ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल के जगह में सीएनजी का इस्तेमाल करना। 12 नंबर क्या बोलता है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समजात अंग, और एक होता है समरूप अंग। ध्यान रखिएगा इसमें, समरूप अंग मतलब समरूप, रूप मतलब दिखना, समरूप एक ही दिखेगा, यानी ऐसे अंग जो सेम दिखेंगे, देखने में एक होंगे, कार्य उसका एक रहेगा लेकिन संरचना अलग रहेगा, उसको समरूप कहते हैं। और समजात, तो समजात वे अंग हैं जिनका संरचना एवं उद्भव एक समान रहेगा लेकिन देखने में और कार्य करने में अलग होगा, तो उसको समजात अंग कहते हैं। तो हम लोग कहें समजात अंग दिया हुआ है तो आंसर क्या लिखेंगे कि वे अंग जो संरचना एवं उद्भव में एक समान होते हैं परंतु देखने एवं कार्य करने में असमान होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समजात अंग। जैसे क्या हो गया, चिड़िया का, बिल्ली का, मानव का अग्रपाद। अब चिड़िया का आगे वाला पैर आप देख लीजिए, चिड़िया का आगे वाला पैर किस रूप में है, चिड़िया का आगे वाला पैर, बिल्ली का आगे वाला पैर और मानव का आगे वाला पैर अंदर से संरचना में एक समान है लेकिन बाहर से देखिए कैसे अलग है। बाहर से देखिए चिड़िया का आगे वाला पैर जो होता है वो पंख के रूप में होता है और उसका उपयोग ये क्या चीज में करता है, उसका काम क्या है, तो उड़ने के लिए उसका उपयोग करता है। और साथ ही साथ आप बिल्ली का देख लीजिए तो बिल्ली का आगे वाला पैर पैर के रूप में है कि नहीं, दिखता कैसा है, पैर जैसा दिखता है उसका, और उसका उपयोग वो पैर के रूप में करता है चलने के लिए, दौड़ने के लिए। और मानव का जो अग्रपाद है, आगे वाला पैर, वो हाथ के रूप में है, हाथ के रूप में हाथ जैसा दिखता है। तो देखने में अलग अलग रहा है कि नहीं तीनों का अग्रपाद, और काम भी अलग है। हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, लिखते पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र मतलब क्या होता है, पर्यावरण, और अपमार्जक मतलब क्या होता है, अपघटक, सूक्ष्म जीव। तो बताइए सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है पारितंत्र में, पर्यावरण में, बहुत बड़ा योगदान है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पर्यावरण में, इस पृथ्वी में जितने भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उपलब्ध हैं, चाहे वो जंतु के अवशेष हो चाहे वो पौधों के अवशेष हो, उनको क्या करते हैं,
जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदल देते हैं। और इससे क्या फायदा होता है? तो पहला क्या होता है कि जगह जहाँ पे ये जो जंतु अवशेष या पौधों के जो अवशेष जहाँ पे ढेर लगे होते हैं वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे वो जगह क्या हो जाता है? साफ हो जाता है और अगली पीढ़ी के लिए स्थान उपलब्ध हो जाता है। पहला फायदा हुआ। और दूसरा इससे क्या फायदा होता है? दूसरा होता है क्या कि ये जो सड़ गल गए जो भी पदार्थ थे, चाहे जंतु अवशेष थे चाहे पौधों के अवशेष थे, उनको ये अपघटन करके सड़ा गला दिए। अब वो क्या बन गया? खाद बन गया, जिसका उपयोग फिर पौधों के लिए, फसलों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से अपमार्जक भूमिका निभाते हैं। हम लोग यहाँ आंसर लिख देंगे ढंग से। कैसे? कि पारितंत्र में अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का, यानी जंतु के अवशेषों का चाहे पौधों के अवशेषों का अपघटन करके निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। पहला क्या चीज? कि ये पृथ्वी के सतह को साफ करके अगले पीढ़ी के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा क्या चीज? कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरलीकृत करके, यानी सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल करके और खाद का निर्माण करते हैं, जो पौधों के लिए, फसलों के लिए, सभी के लिए उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधों फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या बोलता है कि समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाना है। तो समजातीय श्रेणी एक ऐसे यौगिकों की श्रृंखला को कहते हैं जिसमें कार्बन श्रृंखला में से, कार्बन का जो श्रृंखला होता है उसमें से हाइड्रोजन को हटाने वाला एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह होता है। माने एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाएगा कार्बनिक श्रृंखला से, कार्बन के श्रृंखला से। तो उसको क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी कहेंगे। क्लियर? तो वही चीज यहाँ लिख दिए हैं कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित जो हाइड्रोजन है उसको एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह क्या करेगा? हटाएगा, विस्थापित करेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे उदाहरण में हम दे दिए हैं। ठीक है, एल्केन का समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। एल्केन का समजातीय श्रेणी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना है, कितना का अंतर है? यहाँ C1 है और यहाँ C2 है, यानी कितना का डिफरेंस है? C1 का डिफरेंस है, एक वो C का डिफरेंस है। और यहाँ H4 है, यहाँ H कितना है? 2 है, यानी CH2 का डिफरेंस है इसमें और इसमें। यानी इससे एक हाइड्रोजन हटेगा और उसमें क्या जुटेगा? ये वाला CH2, तब ये वाला बनता है। क्लियर? और इसमें भी क्या चीज का डिफरेंस है? देखिए तो जरा। तो C2 को है, C3 को, यानी C1 का डिफरेंस है और H यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, यानी यहाँ H कितना? 2 का डिफरेंस है, यानी CH2 का डिफरेंस यहाँ भी है। और यहाँ भी वही बात है। देखिए C3 और यहाँ C4 को है, यानी C1 को ज़्यादा है इसमें, और H भी यहाँ 8 है, वहाँ 10 है, यानी H यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि इसमें भी CH2 का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है। यानी इससे एक हाइड्रोजन को कौन हटाया? CH2 हटाया। इससे एक हाइड्रोजन को कौन हटाया? CH2 हटाया, तब ये लब बना। अब इससे एक हाइड्रोजन को कौन हटाया? CH2 ही हटाया, और तब जाके ये बना, ब्यूटेन बना। ठीक है, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। अब तो ये कहलाया क्या चीज? समजातीय श्रेणी, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को हटाने वाला प्रक्रियात्मक समूह जो है वो सेम है। सभी जगह से CH2 ही क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को हटा रहा है। क्लियर? तो ये चीज को आप लिखिएगा। अब आगे एक पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं कि इस श्रृंखला, ये जो श्रेणी है समजातीय श्रेणी, इसमें सभी यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग है, क्योंकि इनका आणविक द्रव्यमान जो होगा ना वो डिफरेंस हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर?